नमस्कार दोस्तों। कई दिनों बाद हाजिर हैं। दरअसल इधर चला गया था दिल्ली, पुस्तक मेले में 3-4 दिन वहाँ पे रहना हुआ। काफ़ी अच्छा मेला रहा। मेरे उपन्यास दो पाटन के बीच पे काफ़ी चर्चा रही। 2 दिन उस पर लाइव कार्यक्रम भी किया, जिसे आप लोगों ने देखा ही होगा। ना देखे हों तो ज़रूर देखिए। दो पाटन के बीच उपन्यास पे चर्चा रही है। वो इसी साल पब्लिश हुआ है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, और हंस प्रकाशन से प्रकाशित पिछले वर्ष के उपन्यास निनाद पे भी चर्चा रही। हालांकि उस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, दो पाटन के बीच पे ही ज़्यादा चर्चा रही। तो आज कहानी के बारे में, कहानी की कहानी बताएंगे। एक मेरी कहानी है, उसके बाद उसके रचना प्रक्रिया, प्रकाशन और फिर उस कहानी का भी पाठ करेंगे। तो थोड़ा वक्त निकाल के जुड़िएगा आप लोग, और जो नहीं जुड़ रहे हैं, जो बाद में वीडियो देखें तो पूरा देखिएगा। तो कहानी बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी बन गई थी। हुआ ये कि दिल्ली में था तो रात में सो रहा था, तो अपनी कहानियों को याद कर रहा था कि कौन कौन सी कहानी है, क्या है अभी तक क्या लिखी, कौन सी कहाँ छपी थी। फिर ये कहानी ऐसी थी जो दिमाग में अटक गई, ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसका शीर्षक क्या था। ये तो याद था कि वो वैचारिकी संकलन में छपी थी, लेकिन कहानी का नाम क्या था, शीर्षक क्या था, ये याद नहीं आया। काफ़ी कोशिश की तो बड़ी बेचैनी सी हो गई। लगा कि जो है क्या याददाश्त कमज़ोर होती जा रही, क्या हो रहा है। हालांकि वो मेरी बड़ी प्रिय कहानियों में से है, और उसके प्रकाशन के संदर्भ में भी बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई थी। तो कहानी आपको दिखाते हैं कि कहानी ये है वैचारिकी संकलन। इसमें वो कहानी जो है छपी हुई है। वैचारिकी संकलन का ये है अक्टूबर 97। तो ये अंक है। किसी साहित्यिक पत्रिका में मेरी ये जो है पहली कहानी थी जो छपी हुई थी, कोढ़ी का नल। तो रखे रखे मैगजीन की हालत ये हो गई है। तो इसकी संपादक हैं मणिका मोहनी जी। दिल्ली से निकलती थी ये, मयूर विहार फेस 1 से। काफ़ी रोचक है इस कहानी के छपने की जो प्रक्रिया रही है। ठीक है, पहली कहानी है घर घर में आश्रम, अजीत कुमार जी की। छपे थे प्रकाश मनु जी की है, बोहे मियन छपी हुई थी। उसके बाद जो है छपी हुई थी, किसकी कहानी थी, ये महावीर राजी जी एक खोखी, इनकी कहानी छपी थी। उसके बाद ये निर्मला सिंह, शीशे में पड़ी दरार, इनकी कहानी छपी थी। और फिर राज भटनागर देवयानी की कहानी थी नीड़ सावक, ये छपी थी। उसके बाद शायद मेरी कहानी छपी थी कोढ़ी का नल। कोढ़ी का नल, ओम प्रकाश तिवारी। ये मेरी की तस्वीर उस समय की, और ये मेरा परिचय था। ये यहाँ मैं रहता था स्कूल ब्लॉक शकरपुर में, बहुत फेमस हो गया था। केवल मेरा नाम और स्कूल ब्लॉक शकरपुर लिख देने के बाद भी डाक जो है यहाँ तक चली जाती थी, ऐसी वो हो गई थी। तो रखे रखे कागज़ इसके काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। अब कब तक सुरक्षित रहेगी कह सकते। तो आपको बताते हैं कि ये कहानी सबसे पहले हमने उस समय दिल्ली से, शकरपुर से ही कुबेर टाइम्स अखबार निकला था। कुबेर टाइम्स किसी फाइनेंस कंपनी का
अखबार था और नया नया निकला था। तो उसमें कोई त्यागी जी, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, त्यागी जी थे वो। हाँ, उसके जो है फीचर देखते थे, फीचर संपादक बने हुए थे और साहित्य वगैरह का पेज वही देखते थे। तो मैं ये कहानी कोढ़ी कर्नल उनको दे के आया था। तो 2-3 महीने निकल गए। उन्होंने कहा कहानी छाप देंगे, तो हमने कहानी उनको दे दी। उसके बाद जब 3-4 महीने बाद भी कहानी नहीं छपी थी, एक दिन मैं त्यागी जी से मिलने गया। मैंने उनसे आग्रह किया कि सर ये छप नहीं पा रही है, शायद आप नहीं छाप पाएंगे, तो आप कहानी अगर वापस कर दें तो हम दूसरी जगह भेज दें ताकि ये छप जाए। तो उस समय की इसको आप नादानी कह सकते हैं कि उस समय नया नया लिख रहे थे, एक आध कहानियाँ कहीं छपी थी छोटी मोटी पत्रिकाओं में, तो बड़ी बेचैनी थी कि छप जाए। और इस कहानी को लेकर बेचैनी इसलिए भी थी कि एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे सुभाष सरकार जी, बाद में उनका बड़ी दुखद जो है निधन हुआ। तो उन्होंने काफ़ी विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने कहानी पढ़ी थी और उसके बाद इस कहानी की बड़ी तारीफ़ की थी। इतनी तारीफ़ की थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये कहानी छपेगी तो तुम काफ़ी मतलब चर्चित हो जाओगे, काफ़ी इतनी बेहतरीन कहानी है कि उन्होंने कहा कि जो है ऐसी कहानी हमने नहीं पढ़ी है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है, और उन्होंने कहा कि मैं सुधार भी दूं, लेकिन जो है ये मुझे ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन जो तुम जैसे लिखे हो इसी रूप में इसको छपने दो, और ये इसी में ही काफ़ी पर्याप्त है। उस समय वो काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी व्यस्तताएं कह सकते हैं कि 2 जून रोटी जुगाड़ करने में ही लगे रहते थे। तो शायद इसलिए भी वो इस पे काम नहीं कर पाए और टाल दिए। लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ़ ज़रूर की कि ये कहानी तुमको जो है, एक ही कहानी पर्याप्त है तुमको कहानीकार बनाने के लिए। तो उस समय युवा अवस्था में ऐसी तारीफ़ मिलना जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि झाड़ पे चढ़ाने जैसा हो गया था। मुझे लगा कि अरे क्या बात है, तो जल्दी से जल्दी ये छपी जाना चाहिए। तो जब कुबेर टाइम्स में 4 महीने तक ये कहानी नहीं छपी तो बड़ी बेचैनी हो गई कि यार ये तो मतलब ठीक नहीं हो रहा। तो फिर चला गया, त्यागी जी से मिला, त्यागी जी से आग्रह किया, तो वो बड़े शांत भाव से उन्होंने फाइल से कहानी की जो है निकाली कॉपी। उस पर उन्होंने खूब एडिट कर रखा था, हर वाक्य को काफ़ी जगह एडिट करके संपादित, मतलब पूरा रंग गया था। 5-6 पन्ने जो भी थे हाथ के लिखे हुए, तो हाथ से एडिटिंग की हुई थी, पूरा एकदम रंगा हुआ था सारा। तो मुझे देख के लगा कि बताइए कितना काम करना पड़ता है संपादन में। कहानी में जो है लिखना ही एक तरीके का लेखक जो लिखता है और संपादक जो इसे संपादित करता है, कितना मतलब काम करना पड़ता है संपादक को उसके संपादन में। बहरहाल मैंने क्या किया, एक और अपनी नादानी बताएं कि जो है उस कहानी को लिया और वैसे ही मैंने वैचार की संकलन में भेज दिया। मणिका मोहनी जी उसकी संपादक थी, तो उनको मैंने भेज दिया। और उस समय क्या होता था कि हमने डाक से भेजा था, हालांकि मैं दिल्ली में रहता था और ये दिल्ली से ही पत्रिका निकलती थी। मैं सकरपुर में रहता था, मयूर विहार फेस 1 में जाना था, तो जाके भी दे सकते थे, लेकिन अक्सर मैं जाने मिलने से थोड़ा सा संकोच होता रहा है हमेशा मुझे। तो किसी से भी, हंस हो, कथा देश हो, ये सब दिल्ली से ही निकलते थे और मैं दिल्ली में ही रहता था। लेकिन राजेंद्र यादव जी से एक मुलाकात है, तो इसी तरह कथा देश के संपादक जो मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनसे भी 1 या 2 मुलाकात है। एक बार मुलाकात वो बीमार पड़े थे तो अस्पताल में की थी अपने मृत्युंजय कुमार जी के साथ जाके। तो एक बार शायद घर गया था। बाकी कहानियाँ जो है डाक से भेजता था, एक लिफाफे में कहानी भेजता था और कहानी वापस करने के लिए एक लिफाफा डाल देता था
पता लिखा, डाक लगा रहता था, ताकि अगर कोई ना छापे तो कहानी उससे वापस आ जाए। कहानी वापस आ जाए तो कम से कम ये कि ये सूचना हो जाती थी कि वापस आ गई, मतलब नहीं छपेगी। वापस नहीं आए तो कम से कम उसी लिफाफे में ये सूचना आ जाए कि हाँ स्वीकृत कर लिए हैं, छापेंगे। तो इसलिए वो लिफाफा देते थे। तो कहानी मैंने भेजी इसको वैचारिकी संकलन में। वहाँ से कुछ दिन बाद जो है कहानी वापस आई और पत्र में लिखा था कि इस कहानी को फिर से लिख कर भेजें। तो मैंने जो गलती की थी, गलती ये की थी कि जो त्यागी जी ने जिस तरह से उसका संपादन किया था, उसी कॉपी को हमने डाल के उस जो है भेज दिया था प्रकाशन के लिए। तो ये सही नहीं था, उचित नहीं था। ये मेरी अपनी मूर्खता कह सकते हैं, नादानी कह सकते हैं, या जो भी है। तो हमने उसको भेज दिया था। तो कहानी उनको अच्छी लगी, उन्होंने इसको छापना चाहा, लेकिन उन्होंने भेज दिया कि दोबारा से इसको लिख के भेजिए। तो फिर मैंने उसको उसी दिन बैठ के फिर से उसको लिखा, साफ साफ उसमें कागज़ पे हाथ से लिखा। उसके बाद फिर जो है लिफाफे में डाला। उस समय खूब ढेर सारा लिफाफा कमरे पे ही रखते थे। दिल्ली में किराए कमरे पे रहते थे, तो खूब सारा लिफाफा रखते थे, क्योंकि कविताएं, कहानियाँ, लेख वगैरह ऐसे भेजते रहते थे अखबारों में, पत्रिकाओं में। तो लिफाफे में डाला और एक लिफाफा करके डाला जो है। कुछ दिन बाद आया कि कहानी छाप रहे हैं, और एक दो महीने बाद ही कहानी छप गई थी। तो कहानी छपने के बाद जो खुशी हुई थी उसको मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो ये तो थी कहानी छपने की एक प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। और ये कहानी इसलिए भी यादगार है कि मैं इसको भूल रहा था, और इस प्रसंग में मैं आज ये प्रसंग आपको कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं इस कहानी को आप सबको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ 5 मिनट का वक्त ज़रूर लगेगा। तो कहानी का शीर्षक है कोढ़ी का नल, और लेखक मैं ही हूँ, ओम प्रकाश तिवारी। बहुत पहले यहाँ ढाक के ढकुलहियों का जंगल था, और बीच बीच में कहीं कहीं बबूल और कटाई की झाड़। इसके अलावा पूरी जमीन ऊसर। इस बौने जंगल में जहाँ सांप बिच्छू जैसे विषधारी रहते थे, वहीं जंगली सुअर, गीदड़ जैसे जानवर भी रहते थे। इन्हीं के बीच में 2 घर मनुष्यों के थे, जिन्हें दूसरे गांव के लोग वन प्राणी कहकर पुकारते थे। बहुत पहले जब जमींदारी का जमाना था, तब इनके पूर्वज यहीं आकर बस गए थे, जिसमें उस समय 2 घर थे और अब कई घर होने की प्रक्रिया में हैं। इन्हें वन प्राणी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने अलावा और किसी को यहाँ बसने नहीं देते थे। यदि कोई बसने की ज़रूरत करता था तो ये लोग उसकी झोपड़ी या आशियाना या घर में आग लगा देते थे। कहने को इन्हें जंगली जंतुओं, प्राणियों से लड़ने के लिए मनुष्य समाज की आवश्यकता थी, लेकिन वन संपदा पर से एकाधिकार समाप्त होने के भय से इन्होंने किसी को यहाँ बसने नहीं दिया या बसने नहीं देते थे। लेकिन यदि समय का चक्र घूमता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो सुबह शाम और दिन रात होते ही रहते हैं, तो मनुष्य को भी बदलना पड़ता है। वन प्राणी भी बदल गए, उनका सोच विचार बदला। वह ढाक के इस ढकुलाही वाली ज़मीन पर लोगों को बसने की उन्होंने इजाज़त दे दी। यहाँ पर बसने वाले दूसरे गांव के फालतू लोग थे। फालतू लोग ये कह सकते थे कि मतलब जो अपने अपने गांव में जिनके पास बहुत कम ज़मीन बची थी, घर वगैरह नहीं बना पाते थे, तो वो लोग यहाँ आकर बसने लगे। क्योंकि इन्होंने विरोध जताना सीख लिया था। विरोध जताने वाले हर जगह बेकार, फालतू और पागल करार कर दिए जाते हैं। अक्सर तो इनका इलाज मार पीट कर दिया जाता है, लेकिन तब भी यदि उनकी तबीयत न ठीक हो तो इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। विस्थापन के भय से तो कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विस्थापन को कविता मानकर कबूल कर लेते हैं। यहाँ बसने वाले ऐसे ही लोग थे जो दूसरे गांव से आ रहे थे।
कुछ विद्रोही, कुछ मजबूर। सबसे पहले आया था रामनाथ, शरीर से अपंग, उसके पूरे शरीर पर कोढ़ की बीमारी थी। वह कोई भी काम कर पाने में असमर्थ था, लेकिन उसकी पत्नी थी और 2 सुंदर बेटियां, जिनके सहारे वह जीवन व्यतीत कर रहा था। आप सबकी जानकारी के लिए मैं रामनाथ की जाति बता दे रहा हूँ। वैसे तो मनुष्य अपने आप में एक जाति है, लेकिन इस विडंबना को क्या कहा जाए कि रामनाथ को चमार जाति का माना जाता था। गांव से भगाने में जाति और उनकी बीमारी ने विशेष भूमिका निभाई थी। पहले वह बनगंज, अब चमनगंज के नाम से आबाद है। लगभग 50 घर, यदि गरीबों के झोपड़ों को घर कहें तो कहा जा सकता है। इस चमनगंज में लोग रामनाथ की ही जाति के हैं, इसलिए ऊपरी तौर पर इनमें एकता सी दिखती है, परंतु रामनाथ के प्रति सभी लोगों में घृणा का ही भाव दिखता है। वैसे तो रामनाथ किसी से कोई वास्ता नहीं रखते, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं कि इस चमनगंज में पानी का साधन केवल एक सरकारी नल है, जिस पर पूरा चमनगंज निर्भर है। यह भी उनके वोट की कीमत पर ग्राम प्रधान ने लगवा दिया है। नहीं तो पहले वह वन प्राणियों के खेत सींचने वाले खंडहर कुएं से पानी भर कर लाते थे और पीते थे, नहाते धोते और कपड़े धोते थे, जिसके बदले में सभी को वन प्राणियों के यहाँ श्रमदान करना पड़ता था। रामनाथ के लिए वही स्थिति सही थी, लेकिन जब से यह सरकारी नल लगा है तब से तो उनकी मुसीबत बढ़ गई। एक दिन सुबह रामनाथ तभी उठ गए जबकि उषा अंगड़ाई ले रही थी। उषा मतलब सुबह अंगड़ाई ले रही थी और सूरज जागने के लिए मसमसा रहा था। एक चीज़ क्लियर कर दूं, कहानी इसी तरह बता रहा हूं कि इस कहानी में जो भाषा है उसमें थोड़ा सा उस समय थोड़ा लालच होता था कि बड़े अच्छे अच्छे शब्द शामिल किए जाएं, तो उस वजह से ऐसे शब्द हैं और शब्दों का और वाक्यों का चयन थोड़ा व्यंग्यात्मक है, कहीं कहीं प्रतीकात्मक है, कहीं कहीं बिंबात्मक है। तो ये लगता है कि जो है सयास किया गया है, या कह सकते हैं कि लिखते समय ऐसे ही हो गया होगा। तो आज मैं लिखता तो इसको थोड़ा सा सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में लिखता, लेकिन उस समय शायद ये थोड़ा सा साहित्यिक टच देने के लिए इसको ऐसा किया गया है। तो बहरहाल सूरज जागने के लिए मसमसा रहा था, तो ये एक बिंबात्मक है, सीधी सी बात है, मतलब सूरज निकलने वाला था। परिवेश में ठंडी हवा थी जो कि बदन को बेहद प्यारी लग रही थी। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। इक्का दुक्का आदमी दिशा मैदान के लिए लोटा हाथ में लटकाए बीड़ी का धुआं उगलते निगलते खांसते खखारते चले जा रहे थे दिशा मैदान के लिए। रामनाथ दिशा मैदान होकर वापस आ गए थे और पानी लेने के लिए सरकारी नल पर चले गए थे। सुबह का समय था। नल पर 4-6 व्यक्ति पहले से उपस्थित थे। उन्हें सुबह सुबह रामनाथ का नल पर आना बहुत खराब लगा, बुरा लगा, यहाँ तक कि वे अपनी घृणा जज्ब नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए और उसे यूं व्यक्त कर दिया, आज का दिन ठीक नहीं गुजर सकता। किसी और ने कहा, कोढ़ी कलंदर का मुंह देखने के बाद दिन भर अन्न नहीं मिलता। फिर किसी और ने कहा, हाथ पैर नहीं है फिर भी घूमने की इतनी तमन्ना। फिर किसी ने कहा, आदमी को खुद ही सोचना चाहिए था। तो इस तरह से विभिन्न लोगों ने ऐसे व्यंग्यवाण कसे जो रामनाथ को काफी चुभे। नल पर उपस्थित लोग इस तरह आपस में बोलते रहे। रामनाथ सोचता रहा, आदमी कोढ़ी हो जाने से क्या इतना मनहूस हो जाता है। उसके मन में आया कि वह कहे कि ना मिले तुम्हें खाना, न गुजरे तुम्हारा दिन सही सलामत, लेकिन मैं रोज़ सुबह आऊँगा, पानी भरूँगा। पर वह बोल नहीं पाया, हाथ में बाल्टी लिए खड़ा रहा, सोचता रहा, ईश्वर ने क्या ज़िंदगी दे दी, हर कोई घृणा करता है। मुझे देखकर लोगों को बुकाई आती है, जैसे टट्टी देखकर लोग मोह बिचकाते हैं। ठीक ही है, सब अपने कर्मों का फल है। ऐसा सोचकर उसने अपने जलते कलेजे को शांत करने की कोशिश की,
लोग कहते हैं जो बहुत पाप करता है वही कोढ़ी होता है, तो क्या मैं जमींदार था या राजा पूर्व जन्म में? रामनाथ सोचता है। हाँ, ऐसा ही कुछ होऊंगा। पंडित राम बिहारी और ठाकुर जगेश्वर प्रसाद सिंह की तरह आदमी को जिंदा जलाने वाला और कमज़ोर लोगों को सताने तथा उनकी बहू बेटियों की किस्मत लूटने वाला। लेकिन यदि ऐसा होता तो धरती कोढ़ियों से भर जाती, या फिर मैंने इससे भी बड़ा पाप किया होगा। भगवान भी बड़ा न्यायी है, पूर्व जन्म की सज़ा अब दे रहा है। यह सब बातें उसने कई महात्माओं के धार्मिक प्रवचनों में सुनी थी, जो अब वो सोच रहा था जब लोगों ने उस पर व्यंग किया। बाल्टी हमें दो, तुम चलो घर। यह उसकी घरवाली थी। रामनाथ की तंद्रा टूटी। उसने घरवाली के चेहरे को अपनी अपनी गर्दन के ऊपर पाया, क्योंकि वह उससे लंबी थी। फिर वह चुपचाप घर की तरफ चल दिए। वैसे तो अपमान सहने की उनकी आदत हो गई थी, लेकिन अपमान करने वाला कोई बड़ा आदमी हो तो बस बर्दाश्त भी किया जाए। अब तो रोज़ कुआं खोद कर पानी पीने वालों ने भी उनका अपमान कर दिया था, इसलिए वह बेहद उदास हो गए थे। उनका दिल कह रहा था कि वह चारपाई पर लेटकर खूब रोए। वह सोच रहे थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। पहले बड़े बड़े लोगों ने अपमानित किया, अब ये लोग भी, मेरे जैसे लोग भी। हे भगवान, कैसी ज़िंदगी दे दी तूने मुझे। रामनाथ ने गहरी सांस छोड़ी थी। घर के सामने आया तो छोटी वाली लड़की बकरियों को चारा डाल रही थी और बकरियां जल्दी जल्दी जुगाली करते हुए चारा खा रही थी। एकाएक उनके दिमाग में प्रश्न उठा, नल कितने में लग जाएगा? नल यानी हैंड पंप। पंडित ने 1500 में लगवाया था। 1500 यानी 3 बकरी बेचनी पड़ेगी। फिर बेच दो, 2 में क्या होगा? अरे बहुत हैं, 2 उनके बच्चे हैं, फिर पल बढ़कर परिवार बढ़ जाएगा। नल लगवा लेता हूँ, फिर बताता हूँ। चमार की जाति अब बामन बन रहे हैं। उन्होंने अपनी घृणा मन ही मन व्यक्त की। सोचा इस तरह से अपने मन में, क्या सोच रहे हो? कितनी बार कहा है कि नल पर मत जाया करो, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। रामनाथ की घरवाली ने पानी से भरी बाल्टी जमीन पर रखते हुए रामनाथ से कहा था। क्यों न जाऊं? नल क्या उनके बाप का है? क्या मैं आदमी नहीं हूँ? रामनाथ ने तुलसी में कहा। कहावत है, शूद्र की गगरी दाना, शूद्र पड़ा उताना। आजकल कमाई हो रही है तो आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। आदमी नहीं, तुम उन्हें कोढ़ी नजर आते हो। तब नहीं आते थे जब भाग कर यहाँ आए थे और मांग मांग कर हमसे ही पानी पिया करते थे। अब बामनों ठाकुरों वाली भाषा बोल रहे हैं। ये रामनाथ की घरवाली ने कहा था। ये मेरा गमछा भिगो दो, जरा मैं बाजार जा रहा हूँ। रामनाथ ने घरवाली से कहा। बाजार किस लिए? दवा लेनी है, और वैसे चिक से पैसा लेकर नल ले आता हूँ। नहीं दिखाना इन लोगों को अपना मुँह। लेकिन वह तो बहुत महंगी आएगी। हाँ, 3 बकरी बेचनी पड़ेगी। फिर बचेंगी क्या? जो बचेंगी बहुत है, लेकिन अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। ठीक है, फिर जल्दी आना, ना हो फुकनी को साथ ले जाओ। नहीं रे, पैरों की अभी उंगलियां ही कटी हैं, इतना अपंग भी नहीं हूँ, रामनाथ ने कहा। इसी जुनून में रामनाथ ने नल लगवा लिया। चमनगंज के लिए यह एक अनोखी घटना थी। जिसने सुना उसी को आश्चर्य हुआ। रामनाथ कोढ़ी ने नल लगवा लिया? अच्छा, रामनाथ ने नल लगवा लिया? साला पैसा कहाँ से लाया? जरूर घरवाली, ठाकुरों, बाबनों, यहाँ वहाँ इधर उधर की इस तरह की तमाम बातें। अरे उसकी औलादों को देखो, कितनी गोरी हैं, किससे मिलता चेहरा, ये वो, ऐसा वैसा। हाँ भैया, चमड़ी में बहुत दम वगैरह, जरा ऐसी ऐसी बातें कुछ भी कर सकती है गोरी चमड़ी वाली लड़की। तो एक दिन दोपहर में यहाँ वहाँ खेत, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की तमाम बातें जो दुष्प्रचार में आती हैं लोगों ने की। समूचे चमनगंज के बापू मंडल को प्रभावित कर दिया। बापू मंडल नहीं, ये गलत लग गया, वायुमंडल को प्रभावित कर दिया। कुछ उड़ती पड़ती गंध रामनाथ तक भी आई।
लेकिन वह खामोश रहे, तिलमिलाए पर खामोश रहे। सुबह शाम गालियों का रामायण पाठ करने लगे, चुपचाप खुद ही आपस अपने मन में ही गालियां करने लगते थे। इनकी बहन की, उनकी माँ की, उसकी बेटी की, अपने संबंध बनाने लगे। आज भी वह खाली पड़े खूंटों को देखकर मन ही मन गाली दे रहे हैं, साले खाली खूंटे नहीं देखते। उनका कहने का मतलब कि ये नहीं देखते कि नल जो लगवाया है उसके लिए अपनी 3 बकरियां बेचनी पड़ी हैं। यह जेठ के महीने का दोपहर का समय है। गर्मी अपनी जवानी का एहसास कराने के लिए फिल्मी नायिका की तरह अश्लील नृत्य कर रही है। देखिए क्या मतलब उस समय कैसा दृश्य रच रहे हैं, हालांकि अच्छा भी लगता है। ऐसे में रामनाथ के लिए परेशानी बढ़ गई है। बीमारी की वजह से उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती। महसूस होता है कि समूचे बदन में आग लग गई है। इसलिए वह अपने काले नंगे बदन पर एक भीगा कपड़ा हमेशा लपेटे रहते हैं। इस समय उनका भीगा कपड़ा सूख गया था, इसलिए वह चारपाई पर उठकर बैठ गए हैं। निगाह खाली खूंटे पर चली गई और दिमाग खराब हो गया। गाली देने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आया। केवल दोपहर साए साए करती दिखाई पड़ी। धूप की तरफ देखने के कारण उनकी आंखें सिकुड़ गईं और लाल पीला सा दिखाई पड़ने लगा। उफ, बहुत गर्मी है, यह तो जान लेकर ही दम लेगी। उन्होंने ऊपर देखा, नीम के डालों और पत्तों के बीच से छन छन कर सूर्य की किरणें उनकी चारपाई पर आ रही थीं। उन्होंने चारपाई को उस तरफ खींच लिया जिधर पेड़ की छाया थी। चारपाई छाया में करने के बाद रामनाथ नल की तरफ बढ़े, लेकिन 4 कदम चलने के बाद ही उनके कदम ठिठक गए। नल के आसपास के गड्ढों में रुके पानी में चिड़ियां चहचहा कर नहा रही थीं और पानी पी रही थीं। मेरे जाने से उन्हें उड़ना पड़ेगा, यही सोचकर रामनाथ के कदम रुक गए और वह वापस चारपाई पर आकर बैठ गए और बड़े प्रेम से चिड़ियों के खेल को देखने लगे, जो अपने में मस्त, दुनिया से बेखबर और स्वयं रक्षा के लिए सजग थोड़े से गंदे पानी में प्रसन्नतापूर्वक स्नान करते हुए खेल रही थी। किसी बच्चे की तरह रामनाथ को यह दृश्य बड़ा प्यारा लगा। इस तन्मयता में वह यह भी भूल गए कि उनके घावों पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। वह तो उन्हें तब एहसास हुआ जब घाव से मक्खियों ने खून निकाल दिया। तब वह दर्द से कराह उठे जैसे कसाई बकरा हलाल कर रहा हो। उन्होंने तड़प कर हाथ पैर के घाव पर रगड़ा। लगभग 20-25 मक्खियाँ मर गईं, फिर भी जिंदा बची मक्खियाँ उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। उन्हें बड़ी कोफ्त हुई। वह कभी मक्खियों को मार देना चाह रहे थे, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं थी। अपनी औकात तक वह प्रयास करते रहे। जब तंग हो गए तो उन्होंने घावों को कपड़े से बांध लिया और नल की तरफ देखने लगे। चिड़िया उड़ गई थी, पास के नीम के पेड़ पर फुदक फुदक कर चहक रही थी। नल छाया में निर्विकार रूप से खड़ा था, उसका हत्था नीचे को लटका हुआ था। रामनाथ नल पर गए, कपड़े को भिगोया और वापस आकर चारपाई पर लेट गए। ऊपर से गीला कपड़ा ओढ़ लिया। अब उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी और सूरज भी पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी राहत महसूस हुई तो रामनाथ नींद की आगोश में समा गए, लेकिन 2 पथिकों के वार्तालाप ने उनकी नींद को तोड़ दिया, झंझोड़ दिया। पथिक कहीं से आ रहे थे, प्यासे थे। रामनाथ के नल पर पानी पिए और लगे गुणगान करने। रामनाथ के कानों ने पहली बार रामनाथ के लिए ऐसे मीठे प्यारे वचन सुने तो उन्होंने रामनाथ को सोने नहीं दिया और सोचने पर विवश कर दिया। यार, किसी पुण्यात्मा ने यह नल लगवाया होगा। पानी पीने के बाद एक पथिक ने दूसरे से कहा, सो तो है ही भाई, आज के ज़माने में तो लोग नल घर के अंदर लगवाते हैं, बाहर लगवा भी दिए तो हत्था निकाल कर रख लेते हैं। भगवान उनका भला करे। इस गर्मी में जो पानी पिएगा वह आशीष ही देगा, आशीर्वाद ही देगा। रामनाथ के कानों को जो शब्द खटका वह था पुण्यात्मा। वह सोचने लगे, मैं भी पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। वह भावुक होने लगा रो देंगे, लेकिन तुरंत उनके दिमाग में यह विचार कौंध गया, क्या मुझे पुण्यात्मा कहने वाले लोग यदि यह जानते कि यह नल मेरा है, यानी एक कोढ़ी का
है, चमार का है, तो तब भी लोग इसका पानी पीकर मुझे पुण्यात्मा कहते नहीं। ऐसा कदापि नहीं कहते, बल्कि पानी भी न पीते, उसके अंदर से ही यह आवाज़ आई। रामनाथ ने खुद ही सोचा। पथिक पानी पीकर चले गए। रामनाथ विचारों में उलझ गए। तभी नल पर बाल्टी रखने की आवाज़ आई। रामनाथ ने पलट कर देखा। पड़ोसी की लड़की थी, पानी भरने आई थी। रामनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उठकर बैठ गए। यह बच्ची आज मेरे नल पर पानी क्यों भर रही है? क्या इसके घर वालों ने भेजा है? वह तो हमारा मुंह तक देखना नहीं चाहते, छुआ हुआ पानी नहीं पीते। फिर जरूर बच्ची अनजाने में ही आ गई होगी। नहीं, बच्चे अनजान नहीं होते, पहले कभी तो नहीं आई। फिर आगे वह सोच नहीं पाए, लेट गए। लड़की पानी भर कर चली गई। सूरज ढल गया था, गर्मी कम हो गई थी, मंद मंद हवा चलने लगी थी। रामनाथ को फिर नींद आ गई। इस बार उनकी नींद खुली तो देखा नल पर काफ़ी भीड़ लगी है। लाइन में बाल्टियां रखी हुई हैं। उसी लाइन में उनकी घरवाली भी सबसे पीछे खड़ी है। यह दृश्य देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। सोचे अपने ही नल पर लाइन लगानी पड़े, फिर अपनी चीज़ होने का लाभ क्या होगा? दूसरे ये लोग वह हैं जो मुझसे घृणा करते हैं, मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते सुबह सुबह। आज मेरे नल पर पानी भरने की हिम्मत कैसे कर गए? अभी सबको भगा देता हूँ। रामनाथ को गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि वह पसीने से भीग गए। बड़ी तेजी के साथ चिल्लाए। फुकनी की अम्मा, उनकी घरवाली सहित नल पर उपस्थित सभी लोग उनकी तरफ देखे। सभी के चेहरे सहम गए। संभवतः सोचने लगे कि रामनाथ पानी नहीं भरने देगा। उनकी आवाज़ से भी यही ध्वनि निकल रही थी। वह सोच भी रहे थे कि घरवाली उनके पास गई तो कड़क कर बोले, क्या है यह सब? क्या हो रहा है? सरकारी नल खराब हो गया है, इसलिए रामनाथ की घरवाली का वाक्य अधूरा रह गया। उससे पहले ही वह बोल पड़े गुस्से में, हमने ठेका ले रखा है क्या? वह तेजी के साथ बोले जिससे सभी सुन लें। और लोगों ने सुना भी, और इसके बाद अपने अपने बर्तन उठाने लगे। पागल हो गए हो क्या? रामनाथ की घरवाली ने कहा। मैं पागल हो गया हूँ या ये लोग पागल हो गए हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि यह नल मेरा यानी रामनाथ कोढ़ी का है, जिसे मैं हर रोज़ छूता हूँ? इतना कहकर वह अपने हाथ पैर को देखते हुए मुस्कुराए। सरकारी नल खराब हो गया है तो बनवा लेते, साथ में यह भी जोड़ा। पैसा लगेगा, बहुत लगेगा, अभी कई दिन लगेंगे उसे ठीक होने में, रामनाथ की घरवाली ने कहा। तो क्या इनके पास पैसे नहीं हैं? सभी चंदा इकट्ठा कर लेते, जोड़ लेते, बनवा लेते। उनकी घरवाली चुप रही, लेकिन रामनाथ उठे और नल की तरफ चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? उनकी घरवाली ने टोका। उन्हें आशंका थी कि कहीं जाके कुछ किसी को कह सुनना दें। नल पर रामनाथ ने जवाब दिया, किस लिए? पानी पीने। देखो किसी को कुछ कहना मत, रामनाथ की घरवाली ने कहा। रामनाथ बोले कुछ नहीं, नल की तरफ गए। उन्हें नल की तरफ आता देख सभी अपना अपना बर्तन उठाकर चलने लगे। तो वह बोल पड़े, अरे अरे क्या कर रहे हो? यह नल तो आप सबका है, मैं तो ज़रा पानी पीना चाहता हूँ, पीने दोगे तो पी लूँगा। बहुत मुलामियत से रामनाथ ने यह बात कही। रामनाथ ने पानी पिया और चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़े। नल से घर की ओर आते समय वह बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि उसे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। तो धन्यवाद। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चूँकि ये 96 में शायद लिखी गई हो और मेरी शुरुआती पहली कहानियों में से है,
बल्कि मैं ये मेरी पहली कहानी तो नहीं है, लेकिन पहली प्रकाश